और मंत्री जी का मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों के साथ में आप स्वागत करें, क्योंकि मंत्री जी की बेटी की शादी है, उसके बावजूद जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो मंत्री जी ने समय निकाला। उसके लिए मुझे लगता है वो एनर्जी आप में भी होनी चाहिए। तालियां हो जाए एक बार जोरदार, थोड़ी आवाज लाउड होगी तो मंत्री जी सवालों का जवाब भी उतना अच्छे तरीके से दे पाएंगे। क्यों मंत्री जी? तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं। एक तो सबसे पहले देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा जो हमारे 26 लोगों की जान गई। आप सभी लोगों ने मौन रखकर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पर सर, देश में इस वक्त उबाल है। मैं सबसे पहले इसी के साथ में शुरुआत करूंगी, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है और हर इंसान, हर हिंदुस्तानी ये चाहता है कि इस बार ऐसा बदला लिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान की रूह कांप जाए। यूपी में, क्योंकि अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो हालांकि ये तो केंद्र सरकार बदला लेने की स्ट्रैटेजी पर काम करे, लेकिन यूपी की अगर बात करते हैं तो किस तरह से वहां पर तैयारी नजर आती है? धन्यवाद आपका। अभी 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों के ऊपर हमला किया गया, जिसमें 27 लोगों की जानें गई। ये बहुत ही कायरतापूर्ण कारनामा किया गया है। जो वहाँ मौतें हुई हैं, मैं दुख व्यक्त करता हूँ और परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। देश अब एक मजबूत हाथों में है। पहले भी जो आतंकवादी कारनामे हुए उनका अंजाम पूरी दुनिया ने देखा, और इस बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भयानक से भयानक सजा दी जाएगी और ये दुनिया में उदाहरण बनेगा। तो हमें किसी प्रकार का शक नहीं करना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवादियों को, उनके शरणदाताओं को, सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश चल रहा है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी अगर कोई ऐसी स्थिति होगी तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब सर, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है उसका कॉन्सेप्ट ही है आत्मनिर्भर भारत, और आपके पास जो मंत्रालय है उसका सीधे तौर पर जुड़ाव है इसी आत्मनिर्भर भारत के साथ। तो इस आत्मनिर्भरता के लिए आपके क्षेत्र में मैं आपकी अचीवमेंट से पहले यह जानना चाहूंगी कि आपके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं जिनसे आपको पार पाना है, और जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं उसमें यूपी का योगदान हो। कोविड काल जब चल रहा था तो पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक आपदा है, इस आपदा से हम लड़ेंगे और इस आपदा को अवसर में बदलेंगे। तो उसी समय उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी। 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी दिया था और लगातार उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत यानी क्या है? हम छोटी छोटी बातों पर विदेश पर निर्भर थे, आज हम हर क्षेत्र में निर्भरता की ओर हैं। और यह आत्मनिर्भर भारत केवल संकीर्ण विचारधारा के आधार पर नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन और मिशन है देश आगे बढ़े, देश आर्थिक रूप से समृद्ध संपन्न हो, और साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम को भी इसमें समाहित किया गया है। आज हमारा देश लगातार हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहा है। जहां 11वें नंबर की पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था देश था, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने लिया है, तो उसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी संकल्प लिया है कि हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना करके योगदान करेंगे। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात आपने की है, आज से 8 साल पहले का उत्तर प्रदेश, यानी 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद से अब तक का उत्तर प्रदेश, ये आप लोगों के सामने है। एक समय उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था, गुंडागर्दी अराजकता यहाँ होती थी, माता बहनें सुरक्षित नहीं थी, उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाना नहीं चाहता था। यानी उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में था। चलने के लिए यहाँ सड़कें नहीं थी, बिजली मिलती नहीं थी, और तरह तरह के टैक्स लगते थे, और इन सब पर एक भारी टैक्स लगता था, गुंडा टैक्स। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और जब ये सरकार की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री के हाथ में आई होगी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला है। उत्तर प्रदेश
आज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में चलने के लिए आज अच्छी सड़कें हैं और देश की सबसे बेहतर कनेक्टिविटी अगर कहीं है सड़कों के रूप में मैं लूँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, जहाँ चलने के लिए सड़कें नहीं थी, आज एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश में देश के 40% से अधिक एक्सप्रेसवे अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, 7 एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रक्रिया में हैं। तो इस तरह से बेहतर कनेक्टिविटी देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से हुआ है। बेहतर कानून व्यवस्था, अगर हम कानून व्यवस्था की चर्चा करें तो आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे बेहतर कानून व्यवस्था वाला राज्य है। कहीं पर भी कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता, किसी से कोई गुंडा टैक्स नहीं वसूल सकता। तो इस प्रकार के हालात जो उत्तर प्रदेश के अंदर थे उससे बाहर निकल करके उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। जहाँ तक मैं बिजली की बात करूँ, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 4-6 घंटे बिजली आती थी, 36 कट लगते थे। किसानों को सिंचाई करने के लिए जनरेटर चलाना पड़ता था, तेल फूकना पड़ता था। आज किसानों को कृषि के क्षेत्र में भी निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का काम सरकार के माध्यम से हो रहा है। 22 घंटे 20 घंटे बिजली आज ग्रामीण क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रही है। जिला केंद्रों को आज 23 घंटे और महानगरों को 24 घंटे। यानी छोटी छोटी चीज़ों को भी मजबूत किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। सर ये बात तो ठीक है कि क्योंकि कनेक्टिविटी की बात अब करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में अगर विकास लाना है तो कनेक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा रिसोर्सेज का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का होना और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो तो आप सही कह रहे हैं। बट सर मेरा एक सवाल है, इन्वेस्टर समिट को लेकर यूपी में आयोजन हुए, उस इन्वेस्टर समिट को लेकर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अभी तक का क्या अचीवमेंट है, कितने इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने यूपी में इन्वेस्ट किया, तो वो अगर आप लोगों के साथ शेयर करें तो मुझे लगता है कि उनके लिए मोटिवेशन होगा। मैंने जो चर्चा की थी उस चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था और आज ये उत्तर प्रदेश बढ़ते हुए भारत के विकास इंजन के रूप में, ग्रोथ इंजन के रूप में एक उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जहाँ निवेशक आते नहीं थे क्योंकि यहाँ गुंडा टैक्स बड़ी समस्या थी और फिर उद्योगपतियों को आने को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। उत्तर प्रदेश में जहाँ ये सब चीज़ें हुई हैं उसके साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 2018 में किया गया और पहली इन्वेस्टर समिट में जब इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया होगा तो उत्तर प्रदेश के लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए कोई निवेशक आएगा भी। पहली इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए। 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और उन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनियों के माध्यम से उद्योगों को यानी उनके एक तरह से शिलान्यास करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर आए। 2022 में जनता के आशीर्वाद से फिर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी और उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 2023 11, 12, 13 फरवरी को एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का आयोजन का लक्ष्य लिया गया और रखा गया और उसमें लक्ष्य तय किया गया कि हम 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमारे मंत्रिमंडल के समूह के सदस्य विभिन्न देशों में गए, वहाँ रोड शो किया, देश के भी बड़े बड़े महानगरों में रोड शो किया और जो एक उत्तर प्रदेश का एक नक्शा उद्योगपतियों के सामने रखा कि अब उत्तर प्रदेश पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। निवेश की यहाँ बहुत संभावनाएं हैं और निवेश के लिए सबसे अच्छा स्थान कोई देश के अंदर है तो वो उत्तर प्रदेश है। इस पर विश्वास करते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समाप्ति तक इस उत्तर प्रदेश की सरकार को 33,50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में फिर 19 फरवरी 2024 को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में आए। 14,000 से अधिक निवेशकों ने उस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उद्योग लगाने का तय किया और उसमें से लगभग हजारों की संख्या में कंपनियों ने जिन्होंने अपने उद्योग लगाए वाणिज्यिक कारोबार भी शुरू कर दिया है और लगभग इसमें जब कोई उद्योग लगता है तो रोजगार भी मिलता है। बेरोजगारी की बात हमारे विपक्षी लोग बहुत सारे करते हैं, बेरोजगार ये साहब, बेरोजगार ये साहब। जिन्हें रोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आएगा, उद्योग लगेगा तो निश्चित रूप से रोजगार भी मिलेगा। लगभग 20 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से रोजगार भी मिला है। तो इस प्रकार की उपलब्धियां आज उत्तर प्रदेश की हमारे सामने हैं। तो सर
यूपी में युवाओं का जो अब डाइवर्जन है दिमाग में वो हो चुका है क्या? क्योंकि आमतौर पर यूपी हरियाणा की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, लोगों का सरकारी नौकरी पर फोकस होता है, पर आप लोगों ने लोगों का एक माइंड चेंज किया कि आपको रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनना है। तो वो जो रोजगार देने वाला बनने वाला पोटेंशियल है वो तो यूपी वालों में है। उस पोटेंशियल में आप लोग कहाँ कितना आगे तक पहुंच पाए? मतलब क्या जो हमारा उत्तर प्रदेश का युवा है उसका माइंड चेंज हो चुका है कि अब वो उद्योग पर फोकस कर रहा है नौकरी की बजाय? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के दिल और दिमाग में परिवर्तन आया है। ये बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले से कही थी कि आप रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनिए। इसके लिए कौशल विकास योजना के माध्यम से नौजवानों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। साथ साथ जो कारोबार करना चाहता है तो उसको मुद्रा लोन योजना के माध्यम से लोन दे करके उनको कारोबारी बनाने का काम भी करने का काम सरकार के माध्यम से हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, आज लाखों इकाइयाँ संचालित हो रही हैं और नौजवान आज उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में यहीं तक ही नहीं रुका। उत्तर प्रदेश में मैंने कहा रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, तो रेल कनेक्टिविटी भी सबसे बेहतर कनेक्टिविटी है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर वाटरवे भी का भी संचालन हो रहा है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश का अगर मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश देश के विकास में ग्रोथ इंजन के रूप में बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश में आज नौजवानों को विश्वास पैदा हुआ है और निवेशकों को भी विश्वास पैदा हुआ है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अच्छा स्थान कोई है उद्योग के क्षेत्र में तो उत्तर प्रदेश है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने रखा है, उसकी ओर लगातार उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन बिल्कुल एकदम बिना किसी गारंटी के और बिना किसी ब्याज के लाखों नौजवानों को रोजगार देने उसमें इकाइयाँ लगाई जाएंगी और निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के निवेशकों को यानी दुनिया के निवेशकों को मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र पोर्टल वन विंडो सिस्टम आज उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। आज उस पर अपना निवेश की कोई इकाई लगाना चाहते हैं तो उस पर आप पोर्टल पर आप जाइए, सारी जानकारियाँ वहाँ मिलेंगी और सारी समस्याओं का समाधान वहाँ पर मिलेगा। यानी उत्तर प्रदेश में किसी भी उद्योगपति को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ 2017 से पहले कट्टे बनते थे, तमंचे बनते थे, अवैध हथियारों की सप्लाइयाँ होती थी, अवैध शराब की तस्करी होती थी। ये उत्तर प्रदेश में आज डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है जहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइलें और लड़ाकू विमान भी इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर बनेंगे। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का जो विजन मिशन है उस पर ये सरकार काम कर रही है। तो उत्तर प्रदेश आज बढ़ते हुए भारत के मैंने कहा ग्रोथ इंजन के रूप में आप काम कर रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं। पहले जो निवेशक था केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी नोएडा के क्षेत्र तक सीमित था। आज उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड यानी बीड़ा औद्योगिक क्षेत्र का गठन किया गया और 1500 एकड़ भूमि में बीड़ा टाउनशिप विकसित होगी, जिससे बुंदेलखंड का भी विकास भी होगा। यानी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास की काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हो रहा है और ये बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सरकार की इस अचीवमेंट पर, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो ये आत्मनिर्भरता का परिचय देती है सारी अचीवमेंट। पर सर फिर भी मैं चाहूंगी कि आप लोगों को ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश में क्यों आए उद्योग लगाने के लिए, ऐसी क्या यूएसपी है यूपी की जो सबसे अलग बनाता है यूपी को इन्वेस्टमेंट के लिए? उत्तर प्रदेश मैंने कहा बेहतर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर 33 सेक्टोरियल पॉलिसी लाए, कानूनों के अंदर बदलाव किया। 2022 उद्योग नीति उद्योगपतियों के हित में है और उद्योगपतियों को इंसेंटिव भी सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। यानी हर प्रकार का प्रोत्साहन देकर के उद्योगपतियों को ये एहसास कराया गया है कि उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य स्थान है। इसलिए उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज एज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां हम 10वें 11वें नंबर पर थे, आज अचीवर स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो कल्पना थी, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर एक उत्पाद बनता था,
वो मर्दप्राय स्थिति में था। सरकार ने उसको प्रोत्साहन देकर पुनर्जीवित किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो नीति है उसकी सराहना सर्वत्र हो रही है। अच्छे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं वोकल फॉर लोकल, यानी वोकल फॉर लोकल की कल्पना को भी उत्तर प्रदेश साकार कर रहा है। आज यहाँ के उत्पाद दुनिया के अंदर प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। सर, जिस ओडीओपी का आपने जिक्र किया, अगर मैं उसी ओडीओपी को लेकर आपसे पूछूं तो ऐसे वो कौन कौन से यूपी के प्रोडक्ट्स हैं जो वैश्विक पटल पर पहुंचे हैं? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का लकड़ी उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, ये सारे उद्योग, मैं एक चर्चा अगर करूं तो पूरे प्रदेश में मुरादाबाद का पीतल उद्योग, और यहाँ तक हमारे बराबर का जिला है वहाँ का यानी अमरोहा का ढोलक उद्योग, ये सब विदेशी पटल पर पहुँचे हैं और ओडीओपी की छाप पूरी दुनिया को देखने को मिल रही है। फक्र करना चाहिए आपको इस बात पर, आपको इसके लिए भी ताली बजानी चाहिए। अपने लिए ताली बजाने में भी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। यूपी वाले हैं, जरा जोर से ताली बजाए कीजिए। यूपी का जोर पूरी दुनिया में बोलता है वैसे भी। सर, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है और इसी ट्रेड वॉर में जब अमेरिका और चीन आमने सामने है तो भारत के पास में एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक बेहतर विकल्प अगर चीन का कोई बन सकता है पूरी दुनिया में तो वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल भारत में है। और यूपी जहां पर कूट कूट का पोटेंशियल भरा हुआ है, इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा जब हम बात कर रहे हैं कि भारत एक विकल्प के तौर पर आगे बन सकता है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से आज नौजवानों को उद्योग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जो मैंने ओडीओपी की बात की है, इस ओडीओपी योजना के माध्यम से ही उत्तर प्रदेश एक बेहतर छाप विश्व पटल पर छोड़ रहा है। मैंने 2-3 उद्योग की बात करी, वाराणसी का चिकन उद्योग, चिकन करी, लखनऊ के चिकन करी, यानी हर क्षेत्र के अंदर आज उत्तर प्रदेश के उत्पादों की भरमार है और उत्तर प्रदेश के जो उत्पाद हैं वो पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, सबका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। और आज से पहले का एक ज़माना था, यहाँ पर दिवाली होती है भारत में, रक्षाबंधन का त्यौहार भारत में, जितने भी हमारे त्यौहार थे, रक्षाबंधन के त्यौहार पर राखियाँ आती थी चाइना से। चाइना की राखियाँ प्रसिद्ध थी, वो सस्ती थी। और दिवाली पर जो लड़ियाँ हम लगाते थे, पटाखे फोड़ते थे, वो चाइना के थे। आज उन पर प्रतिबंध लगा है क्योंकि यहाँ भी अच्छे उत्पाद, अच्छी चीज़ें सामने आई हैं। चाइना के माल का एक तरह से बहिष्कृत करने की स्थिति में आज उत्तर प्रदेश है, क्योंकि विकल्प हमने दिया है, उत्तर प्रदेश आज उसका विकल्प दे रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो मोदी जी का मिशन है, विजन है, उसमें उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से उसको मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ। सर, ये तो बहुत सारे प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछ लिए मैंने आपसे। एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है। मैंने बस जब मैं बात करी थी मैंने सुना आप बड़े इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। मतलब नेताजी जो होते हैं आमतौर पर उनको हम रफ एंड टफ के तौर पर देखते हैं, तो ये जो आपके इमोशंस हैं, जो आप इतने सेंसिटिव हैं, ऐसा क्यों? मेरा अपना व्यवहार है, सबका अपना तरीका है बात करने, बोलने का, बात करने का। मेरा भी अपना तरीका। मैं किसान परिवार में जन्मा हूँ और मूलतः किसान हूँ और अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़ा रहता हूँ। अब मैं या तो सरकार का काम करूँगा या फिर पार्टी का काम करूँगा। अभी जैसा आपने बताया बिटिया की शादी है, 30 तारीख की मेरी बिटिया की शादी है। कार्यक्रम मैं लगातार कार्यक्रमों में हूँ। पार्टी का भी कई बार फ़ोन आया कि भाई ये कार्यक्रम कर लोगे, आप नज़दीक का है, तो मैं हाँ कर लूँगा। तो ये सब काम। और दूसरी तरफ मैं अपनी दिनचर्या बता दूँ, मैं सुबह उठता हूँ, टहलने का, योगा करने का परमानेंट, लगभग मेरी 55 साल उम्र होने वाली है अभी। तो मैं लगातार पिछले 50 वर्ष से, 5 साल की उम्र से मैंने ये सब काम शुरू किया। संघ की शाखाओं में जाना, वहाँ सीखना और उसको फिर अपने जीवन में उतारना। मैं किसान हूँ तो सुबह उठता हूँ, अपने खेत में ज़रूर जाता हूँ। खेत पर जा कर के थोड़ा बहुत काम जितना मैं कर सकता हूँ अपना काम करता हूँ। काम करने के बाद नेतागिरी करने के लिए मैं 8:30 बजे के बाद अपने कपड़े पहनता हूँ। उससे पहले मैं बिल्कुल एकदम किसान और किसान परिवार में जन्म होने का मुझे एहसास भी है, उसको मैं निश्चित रूप से करता हूँ। तो क्योंकि आप खुद एक किसान हैं, तो हालांकि आपका मंत्रालय तो नहीं, लेकिन फिर भी किसान की समस्या को आप समझते होंगे। तो किसानों को अगर हमको सशक्त करना है तो आपको क्या लगता है कि सरकार को किस दिशा में काम करना चाहिए? सरकार किसान को आगे बढ़ाने के लिए, किसान भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, रोटी रोजगार से वो जुड़े। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसान को सशक्त करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। किसान की आमदनी को दोगुना करने का उन्होंने एक ऐलान किया था और उसके तहत किसान का जो
मृदा परीक्षण है, यानी हर जमीन का स्वभाव कैसा है, किस प्रकार के पोषक तत्वों की उसको आवश्यकता है, तो सोइल हेल्थ कार्ड बना करके देने का काम सरकार के द्वारा किसानों को किया गया है। अच्छे बीज, अच्छे खादों की उपलब्धता किसान को हो, ये सुनिश्चित किया गया है। और साथ साथ किसान को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है, काम कर रही है। तो किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए लगातार देश की सरकारें काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देखते होंगे 2017 से पहले किसान गन्ने के भुगतान के लिए आए दिन हंगामा करते थे, प्रदर्शन करते थे। बिजली के लिए प्रदर्शन करना पड़ता था, खाद के लिए प्रदर्शन करना पड़ता था, बीज के लिए प्रदर्शन करना पड़ता था। आज उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी किसान पर ना कोई लाठीचार्ज की सूचना आती है, न कहीं पर भी धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता किसान को पड़ती है, क्योंकि सारी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार के माध्यम से हो रही है। यानी हर क्षेत्र के अंदर, और कृषि का क्षेत्र में अगर आगे हम नहीं बढ़ेंगे तो देश आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़ेगा। तो इस किसान सरकार की प्राथमिकताओं में है, और जो किसानों की समस्या है उनका समाधान करने के लिए सरकार लगातार तत्पर है। लेकिन विपक्ष तो आपकी सरकार के कामकाज में 100 खोट निकलता है। आप कह रहे हैं कि किसानों के हक की बात करते हैं, वो कहते हैं किसानों की आवाज़ आप सुनते नहीं, उसको दबाने का काम करते हैं। आप कहते हैं कि युवाओं के रोजगार पर हम फोकस करें, वो कह रहे हैं कि कहाँ है रोजगार जिसका वादा आपने किया था। इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, विपक्ष के पास बोलने के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कभी कोई ऐसा बात बताई कि ऐसा कर लिया जाए तो उससे रोजगार मिलेगा, उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ उनके पास है नहीं। केवल बोलना है, बोलने के लिए ही बोलना है केवल। विपक्ष का काम ठीक है सरकार को चौकन्ना करना, सरकार की नीतियों की आलोचना करके असली जो वास्तविकता है उसको आगे करना। लेकिन आज की जो विपक्ष है उसके पास न कोई मुद्दा है, न कोई विजन है, न कोई मिशन है। खोखले दावों के आधार पर केवल सरकार की आलोचना करना मैं उचित नहीं मानता हूँ। सर, एक थोड़ा सा और पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, क्योंकि पीएम मोदी ने आजकल लोगों से अपील की है कि अपने खाने में तेल थोड़ा कम कर दो। तो आपने तेल कम किया अपने खाने में कि नहीं? देखिए, मैं तो किसान हूँ। अब किसान हूँ तो गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो घी शक्कर रोज चलता है। घी शक्कर रोज चलता है। मैं 2 गिलास दूध के रोज पड़े ठीक तरीके से पीता हूँ। तेल की कहाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तेल तो खाते ही नहीं आप? नहीं, तेल प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो फिर तो और भी कम करना पड़ेगा। मैं खाता ही नहीं पहले से। आप में से कितने लोगों ने कम किया है तेल खाना, और फिटनेस पर कितना आप लोग ध्यान देते हैं? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? अभी थोड़ा सा आंकड़ा कम है, मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए। सर, आप अपनी फिटनेस को लेकर कैसे अवेयर थे? क्योंकि नेता जो होते हैं वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होते हैं। आप जितने फिट, आप जितने एक्टिव, उतनी आपकी जनता आपको देखकर मोटिवेट होती है। देखिए, फिटनेस के लिए मैंने बताया मेरी दिनचर्या अपनी सेट है। मैं कहीं भी रहूं, किसी भी परिस्थिति में रहूं, केवल ट्रेन वगैरह में अगर कोई दिक्कत होगी, लेकिन मैं 5 बजे उठना और फिर 5 किलोमीटर घूमना, उसके बाद पौन घंटा योग करना। और अगर ये सब नहीं है, मैं घर पर हूँ, तो फिर अपने खेत में कम से कम 2-2.5 घंटे काम करना। उससे मैं पूरी तरह से सुबह तरोताज़ा होकर के फिर काम के लिए निकलता हूँ। 24 घंटे की फिर गुंजाइश शरीर में हो जाती है। इसलिए मैं बिल्कुल एकदम फिट हूँ, किसी प्रकार की दवाई की मुझे आवश्यकता नहीं है, और मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं चाहूँगा कि सब लोग अपनी दिनचर्या को अच्छी प्रकार से सेट करें, जो भी अपना काम है उस काम को पूरे मन से करें। सर, एक आखिर क्वेश्चन आपसे और पूछूंगी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट पर बहुत फोकस कर रहे हैं। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिहाज से हमारी क्या अचीवमेंट्स है, कहाँ तक हम पहुंचे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो एक्सपोर्ट में लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं? यूपी के, मैंने कहा ओडीओपी के बहुत सारे प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और उसके लिए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जिसका बराबर में यहाँ जंक्शन भी है, दादरी में बना है। तो हर प्रकार की सुविधाओं से लैस आज उत्तर प्रदेश का व्यापारी है। किसी प्रकार की कठिनाई उनको नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंत्री जी के लिए। हर प्रश्न का उन्होंने सवाल दिया, और वो भी बहुत ही ईमानदारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।